लिखे तो उन लेटरों को खरीदा कहते, राजा यदि सामंतों को लेटर लिखे तो उनको रुका कहा जाता था। ठिकाने का एक प्रतिनिधि राजधानी के अंदर रहता था, इसे वकील कहते थे। जो किलों की रक्षा करते वो किलेदार हुआ करते थे, और जो डोडी पर खड़े रहते उनको डोडीदार कहा जाता था। कुछ इतनी बातें हमने पढ़ी थी। आगे वाली थोड़ी सी बातें बची हुई आज तो। फिर मैं एक बताऊं आपको उस टाइम की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, जुडिशरी सिस्टम कैसा था। तो उस न्यायिक व्यवस्था के बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में मैं आपको बात बता देता हूं। सिंपल सी देखो, राजा सभी न्यायिक शक्तियों का मुख्य केंद्र है। जुडिशरी पावर जो है वो सारी की सारी किस में निहित है, तो राजा में। न्यायिक शक्तियों का प्रमुख केंद्र है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी मामले होंगे राजा उनको खुद देखेगा? नहीं, राजा केवल दो प्रकार के मामले देखता था। या तो कोई बहुत बड़े क्राइम हो, देशद्रोह के मामले हो, सेडिशन चार्जेस किसी पे लगे हो, या कोई मृत्युदंड का मामला हो, ये वाले मामले राजा देखा करता था। आप यूं मान लो कि आज जो अपने राष्ट्रपति के पास में, ये थोड़ी है कि किसी ने चोरी की और राष्ट्रपति के पास में चला जाए कि आप ये मामला देख लो, वो तो छोटे वाले कोर्ट देख लेंगे। कोई बड़ा अपराध का मामला है, मृत्युदंड का मामला है, तो आर्टिकल 72 का जिस प्रकार प्रयोग होता है, तो राजा के पास में भी बड़े अपराध के मामले, अक्सर देशद्रोह के मामले, कि उसमें डायरेक्टली राजा इन्वॉल्व होता है, कि इसका मतलब वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे, या मृत्युदंड के कोई मामले होते तो कहता भाई राजा देखो। अच्छा, छोटे अपराध होंगे तो माइनर क्राइम जो होंगे, छोटे मोटे केस, कोई चोरी, थप्पड़ मारना, कोई लूटपाट, इधर उधर के कोई मामले हो गए, तो एक ही जाति के मामले हैं तो जातीय पंचायत देख लेती, खाप पंचायतें हुआ करती थी वो देख लेती। कामड़ा में न्यात, आपस के अंदर भाई लुगाई मुटियार में झगड़ा है, हमें तलाक लेना है, तो अब राजा के पास थोड़ी जाना, न्यात बैठती, न्यात ही बता देती क्या करना है क्या नहीं करना है। एक गांव का मामला, अलग अलग जातियों के बीच की बात आ गई, अरे ग्राम पंचायत देख लो। पंचायत बैठती, 5 लोगों के 5 पंच बैठते, 5 पंच बैठ के मुकदमा सुन लिया करते, बता देते क्या करना है क्या नहीं करना। उस पंचों की जो संस्था होती, 5 पंचों की, इसको बोलते पंचकुल। ग्राम पंचायत कह दो या पंचकुल कह दो, जो ये मामले देख लिया करती थी। ठीक है, एकदम छोटे जो अपराध होंगे वो तो आपके जातीय पंचायत देख लेगी, ग्राम पंचायत या पंचकुल देख लेगी। बहुत बड़े अपराध है तो वो कौन देख लेगा? आपके राजा खुद देख लेगा, बड़े अपराध या मृत्युदंड। पर मामले तो बीच के भी हो सकते हैं। तो वैसे यदि गांव से ऊपर मामला निकल गया, सीधा राजा के पास जाएगा कि नहीं? खालसा का इलाका होगा तब तो मामला सुनेगा हाकिम। आप और देख लो, मैंने बताया था कि परगनों में हाकिम की नियुक्ति है वो दीवान जी द्वारा की जाती थी। तो परगना मतलब खालसा के अंदर जो भी क्षेत्र बंटे हुए होते हैं उनको परगने बोलते, उन परगनों के अंदर जो जज हुआ करते उन जजों को बोलते हाकिम। और कभी आप नोटिस भी करना, आज भी बुजुर्ग लोग है ना, मतलब दादाजी की उम्र के जो लोग होंगे, वो अक्सर यदि कोई कोर्ट कचहरी की बातें सुनाएंगे तो जज को हाकिम ही बोलेंगे। और मेरे खूब बारी गांव में बातें सुनी हुई है कि वो एक मुकदमा था, हम गैर हाकिम ने ये कहा। हाकिम मतलब वो जज, जो जज बैठा था उसने ये बात सुना दिया हमें। तो हाकिम, हाकिम मतलब जो हुक्म सुनाता है, तो वो जज हुआ करता था। तो वो नाम आज भी अपने वैसे वैसे चलते हैं। और यदि जागीर वाला है, जागीर का क्षेत्र है, तो सामंत देखे भाई मामला, सामंत देखे या जागीरदार देखे। सामंत देखे या कौन देखे? जागीरदार देखे। तो खालसा में तो न्याय का काम कौन करेंगे? हाकिम। और जागीर में न्याय का काम कौन करेंगे? सामंत या जागीरदार। मतलब गांव के लेवल पे एक जाति का मामला है, जातीय पंचायत देख लेगी। अलग अलग थोड़ा मामला हो गया, कोई पेचीदा मामला, तो ग्राम पंचायत या पंचकुल देख लेगी। यहाँ नहीं सुलझा मामला, जागीर वाला इलाका है तो जागीरदार देख ले, सामंत देख ले। खालसा इलाका है तो हाकिम देख ले। यहाँ भी नहीं सुलझा तो बड़ा मामला है तो राजा के पास जाएगा, और राजा मृत्युदंड और बड़े अपराध के मामले सुन लिया करता था। तो बड़ी बड़ी सी ये बात मैंने बता दी। किसी भी मुकदमे का या गवाही का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लिखित रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे। मुकदमे या गवाही का किसी भी प्रकार का लिखित रिकॉर्ड नहीं लिखा जाता था। ये नहीं भाई पिछले में इसने क्या गवाही दी थी लिख लो, अगले में आए तो भाई पिछली बार तो ये बोला था। आजकल तो लिखते हैं कि पिछली बार विटनेस ने क्या बयान दिए थे, अब क्या बयान दिए। हम पढ़ते रहते कि बयानों से पलट गया वो आदमी,
बस इसीलिए लिखते हैं, क्योंकि आजकल लोग बयानों से पलट जाते हैं। पुराने वाले पलटते नहीं थे। वो क्या, उसकी 7 पीढ़ियां नहीं कहती कि हमारे दादाजी ने यदि ये कहा था तो ये है। लोग अपनी बातों पे वैसे अडिग रहा करते थे। वो उस टाइम था, अलग दौर था अपने आप में, इसलिए इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी। और यूं बयानों से पलटना मतलब, लोग कहते यार थूक के चाट गया, फिर मतलब ही क्या निकला इसका। इसलिए लोग कभी इन बयानों से पलटने वाली ऐसी बात तो करते ही नहीं थे अपने आप में। तो मुकदमे और गवाही का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। अच्छा, न्याय का आधार क्या है? किस आधार पर न्याय करेंगे? तो धर्मशास्त्रों के आधार पर। किस आधार पर किया जाएगा? धर्मशास्त्रों। धर्मशास्त्र तो ये जो मनुस्मृति है आपकी, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कात्यायनी स्मृति है, स्मृति ग्रंथ होते हैं। आपने आप जब एंशिएंट पढ़ोगे तो स्मृति ग्रंथों के बारे में और जानोगे। हम कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो हमारा पहला न्यायिक ग्रंथ है। मनुष्य दुनिया के पहले जो है वो न्यायाधीश हैं। तो अपने राजस्थान के हाई कोर्ट में तो बाकायदा महाराज मनु की तस्वीर लगाई हुई है, महाराज मनु की वहां पर बहुत बड़ी मूर्ति लगाई हुई है कि वो न्यायाधीश हुए थे। तो वो जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर पढ़ कर उनके आधार पर आपका न्याय कर दिया जाएगा। जो अपराधी है उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय किया जाता था। सोशल स्टेटस देखते उसके आधार पर न्याय था। समाज वर्णों में विभाजित हुआ करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को कम दंड मिलेंगे, वैश्य को थोड़े उससे ज्यादा मिलेंगे, शूद्र को और ज्यादा मिलेंगे, क्षत्रिय को ब्राह्मणों से थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ये भी व्यवस्था हुआ करती थी। हम कह सकते हैं कि सर उस न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव था। एग्जैक्टली उस न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव था कि आप सोशल स्टेटस देखते हैं और सोशल स्टेटस देख के उसके अंदर न्याय करते हैं। पर हर दौर के अंदर ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होती है। आज आप यदि देखेंगे तो आज आर्थिक आधार पर वही किया जा रहा है अपने आप में कि यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो न्याय को अपने पक्ष के अंदर आप मोड़ लेते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप बोले कितना सही है कितना गलत है, लेकिन न्याय आपके पक्ष के अंदर नहीं मोड़ पाता है। सलमान खान जब 1-2 केस, हिरण वाले केस में, कौन से केस में, फुटपाथ वाले केस में, हिट एंड रन वाले मामले में जब बरी हुआ था, तब लोगों ने फेसबुक पे खूब लिखा था कि आज यदि सलमान खान बरी नहीं होता तो हमारा धन से विश्वास उठ जाता कि आदमी पैसे कमाता ही क्यों है कि संकट के टाइम में उसके काम आए, और संकट के टाइम में यदि काम आए नहीं तो फिर पैसे कमाने का मतलब ही क्या निकला था। आज जो बरी हुआ है तो पता चला कि नहीं यार, पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कमाने से संकट के टाइम में काम तो आ जाएंगे। तो अब आप वैसे कर दो बोले कि आर्थिक स्थिति के आधार पर है। कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकती है। उस व्यवस्था में ये कमी थी और चूंकि उसमें कमी थी इसीलिए वो चेंज हुआ। तो बाद में व्यवस्था नहीं आ गई, इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आगे हम और चेंज करेंगे। मनुष्य लगातार और अच्छी व्यवस्था का प्रयत्न करता रहेगा, एक दिन अपने आदर्श को प्राप्त करेगा। हम कहते हैं ऐसी जो स्थिति होगी उसको हम राम राज्य कहेंगे। तो किसके आधार पर किया जाता था? सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय किए जाते थे। ये भी याद रखने वाली सी बात। एक बड़ी जोरदार बात, इसकी अच्छी बात यह कि न्याय सस्ता था और शीघ्र था। न्याय क्या हुआ करता था? सस्ता हुआ करता था और शीघ्र हुआ करता था। सस्ता तो ही, आज कोर्ट जाओ, वकील करो, एफिडेविट बनाओ, कागज लेके आओ, फोटोकॉपी कराओ, रीडर को पैसे दो, फलाना जी को पैसे दो, अब आया है। पहले ये तो था नहीं। गांव के पंच बैठे, पंचों ने बैठ के बुलाया, भाई आओ फलाना जी, आओ फलाना जी, आओ, बताओ क्या बात हुई, फैसला कर दिया करते। सस्ता अपने आप हो गया। अब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सनी देओल के डायलॉग अब है। पहले सारे फैसला ऑन द स्पॉट किया करते थे, हाथों हाथ वही न्याय हो जाया करता था। तो न्याय शीघ्र हुआ करता था और न्याय सस्ता हुआ करता था। आप कह सकते हो कि अब जो हमारा न्याय है वो धीमा हो गया है, हमारा जो न्याय है वो महंगा हो गया। अब वाली में कहीं ना कहीं ये कमी आ गई, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कमी नहीं थी अपने आप में। दंड सरल थे अपने, तो कोई ज्यादा इतने कठोर दंड भी नहीं हुआ करते थे, सरल से दंड हुआ करते थे। अक्सर अपने छोटे मोटे अपराधों में से दंड वैसे हुआ करते थे कि किसी आदमी ने चोरी कर लिया, थप्पड़ मार दिया किसी के, तो अब क्या दंड दिया जाए? तो वैसे कहते हैं कबूतरों को चुगा डाल दे, 2 बोरी कबूतरों को चुगा डाल दिया जाए, गौशाला के अंदर जो है वो 2 बोरी बाजरा पहुंचा दे। तो हालांकि अपने को लगता है ये क्या दंड लगाया, ये तो कोई दंड ही नहीं हुआ, पर ये पहले बड़े यूं दंड माने जाते हैं। और लोगों को ये लगता था कि यार यदि किसी ने यूं कबूतरों को चुगा डाला, 2 बोरी चुगा डाला, यदि गौशाला में ऐसे 2 बोरियां आपको बाजरा देना पड़ गया, तो लोग उनको बोलने नहीं देते बाद में। और उनके परिवार का आदमी कभी 2 पीढ़ी बाद में कोई बोलता खड़ा हो गया, कोई पंचायती में बात करता, साहब ये गांव वाला को बैठ रहे, तुम वही हो जिन्होंने कबूतरों को चुगा डाला था।
तो ये चीज भी हुआ करती थी। तो आज के हिसाब से अपने देखें तो वो न्याय सरल थे, दंड सरल थे, इतने कठोर प्रकार के दंड नहीं हुआ करते थे अपने राजस्थान में। बेसिकली एक एक कमी इसके अंदर हो, कई जो जागीरदार हुआ करते थे उनको शरण देने का अधिकार था, शरण देने का अधिकार हुआ करता था कि वो किसी को भी शरण दे सकते हैं। अब मान लो किसी सामंत ने, जागीरदार मतलब सामंत, फ्यूडल लॉर्ड, किसी सामंत ने किसी अपराधी को शरण दे दी, कोई अपराधी भाग के उस जागीरदार के पास चला गया और उसने कह दिया भाई ये मेरी शरण में है, तो अब उसका कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता। इस चक्कर में कई बार बड़े अपराधी है वो बच जाया करते थे, तो ये भी सिस्टम की कमी थी। पर ये भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार वो पहले वाले इस मामले में थोड़े भले थे कि साफ साफ कह देते कि फलान जी को शरण देने का अधिकार है, फलान जी ने जिसके सिर पे हाथ रख दिया ना उसको तो कोई दंड दे ही नहीं सकता। अब इनडायरेक्टली अब भी आप बहुत सारे लोगों के बारे में आप कहते हो, आपको पता है वो अपराधी है, फिर भी आप कहते हो भाई साहब इसके कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? अरे सरकार है, सरकार का हाथ है, पड़का पड़े, 5 साल ठरके से रहेगा ये आदमी, तो बात का बाद में देखेंगे अपने। तो बस वो चीज है, ये न्याय व्यवस्था की बातें हैं। वापस देख लो, न्यायिक व्यवस्था, राजा सभी न्यायिक शक्तियों का मुख्य केंद्र था। बड़े अपराध और मृत्युदंड के मामले राजा खुद सुनता था, छोटे अपराध के मामले जातीय पंचायत या ग्राम पंचायत या इसको पंचकुल बोलते थे वही देख लिया करती थी। खालसा क्षेत्र में न्याय का कार्य हाकिम करता था, जागीरी क्षेत्रों में न्याय का कार्य सामंत या जागीरदार किया करता था। मुकदमों और गवाहों की लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था किसी प्रकार का। न्याय का आधार धर्मशास्त्र हुआ करते थे। अपराधी की सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय किया जाता था, जो इसकी कमी है अपने आप में। न्याय सस्ता था, शीघ्र हुआ करता था, दंड अधिक कठोर नहीं थे, सरल हुआ करते थे, जागीरदार को शरण देने का अधिकार हुआ करता था। इस चक्कर में कई बार बड़े अपराधी है वो बच जाया करते थे, ये याद रखना है।